अमेरिका से बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका ने पुष्टि की है कि B-52 स्ट्राटोफोर्स बम वर्षक विमान ईरान पर हमले कर रहे हैं। B-2 स्पिरिट, B-1 लैंसर और B-52 बम वर्षक विमान अमेरिकी अभियान ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत ईरान मिसाइल ठिकानों पर भारी बमबारी कर रहे हैं। अमेरिका का दावा है कि उसने अपने सैन्य अभियान को तेज कर दिया है। करीब 100 घंटों से कम समय में 2000 से अधिक हथियारों का उपयोग करते हुए लगभग 2000 लक्ष्यों पर हमले किए हैं। सेंट्रल कमांड ने इसकी जानकारी दी है। 50,000 सैनिक इस पूरे ऑपरेशन में तैनात हैं। 2 कैरियर एयरक्राफ्ट इसमें तैनात हैं। फाइटर जेट्स का इस्तेमाल हो रहा है और उसने अपने सबसे खतरनाक बॉम्बर विमानों को भी इसका इस्तेमाल करने में लगाया है। बड़ी खबर, लगातार ईरान पर अमेरिका के ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। अमेरिका और ईरान की साझा कार्रवाई लगातार, अमेरिका और इजराइल की जो कार्रवाई है ईरान में लगातार चल रही है। सुमित हमारे साथ सहयोगी बने हुए हैं, अशरफ वानी, प्रणय उपाध्याय, तमाम हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। ये वो टीम है जिसने अलग अलग युद्ध को अपनी आंखों से देखा है, युद्ध की हर परिस्थिति को समझा है। सुमित हमारे सहयोगी अभी ईरान से लौटे हाल ही में। सुमित, ईरान की ताकत कम आंकना क्या ट्रंप की सबसे बड़ी गलती थी? उन्होंने B-2 लगा दिए, 50,000 सैनिक लगा दिए, हर गल्फ नेशन में जहां अमेरिकी बेड़ा है वहीं से फायर कर रहे हैं। 2 कैरियर एयरक्राफ्ट, किसी को याद भी नहीं कि हाल फिलहाल के समय में अमेरिका ने कहीं पर इस्तेमाल किया होगा। उसके बावजूद ईरान अभी हिलने को तैयार नहीं है। देखिए, वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप हो या फिर अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन, वो ईरान की ताकत को बहुत अच्छे से समझते थे। वो ये भी समझते थे कि देखिए, ईरान के अंदर आप भले ही स्ट्राइक्स कर लीजिए, लेकिन आपको वो सारी चीजें पॉसिबल टारगेट्स अचीव इतनी जल्दी नहीं कर पाएंगे। यही वजह है कि सैन्य जमावड़ा इतनी तेजी से और इतना बड़ा किया गया। अभी भी डोनाल्ड ट्रंप बात कर रहे हैं रिजिम चेंज की। देखिए, मिस कैलकुलेशन अमेरिका की तरफ से कई बार हो चुका है। आपको याद होगा कि बीच में भी जब उन्होंने रिजिम चेंज की बात की थी तो उनको अंदाजा था कि देखिए, जैसे सुप्रीम लीडर हटेंगे तो शायद रिजिम चेंज पॉसिबल हो पाएगा, लेकिन वो हो नहीं पाया। 4 बार डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं। कल फिर उन्होंने कहा कि लोगों से आग्रह करूंगा कि लोग निकले, लेकिन लोग निकल नहीं रहे। तो शायद अमेरिका ने भी कई मिसकैलकुलेशन तो की है, और ये हमेशा होता है। युद्ध के मैदान में आप जो सोच के जाते हैं, वो ऑब्जेक्टिव आपको उतनी जल्दी, आपके फिक्स टारगेट आपको इतनी जल्दी अचीव नहीं होते। लेकिन अब पॉसिबिलिटी क्या है? क्या अमेरिका सच में लंबे युद्ध के लिए जाएगा ईरान के साथ? वो नहीं होगा। हाँ, ये जरूर है कि हो 4 से 5 हफ्ते या थोड़ा सा और वक्त इसमें लग सकता है, लेकिन अमेरिका इसके अलावा और ज्यादा ऑपरेशंस में कुछ कर नहीं सकता है। वो भले ही बॉम्बारमेंट कर दे, उनके मिसाइल टारगेट्स को अचीव कर ले, आप कह सकते हैं कि उन कोशिश करेगा कि देखिए, न्यूक्लियर एंडिशमेंट साइट्स का जो यूरेनियम है उसको किसी भी तरीके से हासिल करे, कंट्रोल करे। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज बनेंगी, लेकिन लंबे युद्ध के लिए जाना, या फिर आप कह सकते हैं कि ईरान को पूरी तरीके से मटिया मेल कर देना, जो हमने गाजा में देखा है, कहीं और देखा, वो पॉसिबल नहीं होता दिखता। और जहां एक तरफ यह संभावना नहीं है कि बूट्स ऑन द ग्राउंड ईरान में पहुंचे, लेकिन युद्ध का दायरा बढ़ रहा है। अगर यह युद्ध किसी ने सोचा था कि सिर्फ ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच सिमट जाएगा, तो वो सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि अब ये रीजनल कॉन्फ्लिक्ट का दायरा इस कदर बड़ा है कि अब इजराइल का हमला लेबनान में भी होने लगा। लेबनान और इजराइल को लेकर के इस वक्त की बड़ी खबर, लेबनान पर इजरायली सेना के हमले तेज हुए हैं। पूर्वी लेबनान के शहर बालबेक पर एयर स्ट्राइक की गई है। कई लोगों के मारे जाने की खबर है। लेबनान ने रिहायशी इलाके में हमले का आरोप लगाया है। तो दक्षिण लेबनान में कई इलाकों में यूनिफिल ने यह आरोप लगाया है कि इजरायली सेना अंदर भी घुस चुकी थी। आपको भी बता दें, 1.5 साल पहले इसी तरह का युद्ध लेबनान के साथ शुरू हुआ था। हिजबुल्लाह को निशाना बना रहा था वो हिजबुल्लाह, जिसके बारे में कहा जाता है कि ईरान ने ही उसे एक प्रॉक्सी के तौर पर तैयार किया। लेबनान की सत्ता में भी हिजबुल्लाह शामिल है। तो हिजबुल्लाह जो है लेबनान की सबसे बड़ी आर्म्ड फोर्स है, और उसको डिसआर्म करने के बाद सीज फायर हुआ था। लेकिन जैसे ही खामनेई मारे जाते हैं, तुरंत हिजबुल्लाह सक्रिय होता है। वो इजराइल को निशाना बनाता है, उसके पास ड्रोन, उसके पास मिसाइलें हैं। वो हाइफा को निशाना बनाता है, अपर गैलिली को निशाना बनाता है, हर वो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाता है। जिसके बाद जवाबी कार्रवाई हुई है। और जवाबी कार्रवाई कहां हुई है? लेबनान की राजधानी बेरूत में कई सारे ठिकानों को जो है नेस्तो नाबूद करने की कोशिश की है इजराइल ने। अशरफ वानी हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए। अशरफ, बेरूत शायद ही ऐसा कोई महीना होगा, इवन सीज फायर के बाद भी अगर देखें, जो इजराइल के हवाई हमले का शिकार नहीं हुआ है। और वहां के लोग अभी भी बताते हैं कि ऐसा कोई दिन नहीं है जब वो इजरायली ड्रोन को अपने आसमान में नहीं देख पा रहे हैं। आखिर हिजबुल्लाह की ऐसी कौन सी चेन ऑफ कमांड है जिसको अभी तक इजराइल ने खत्म नहीं कर पाया है? आशुतोष, आप भी लेबनान गए थे और आपने भी देखा था कि ताकत हिजबुल्लाह की क्या है। कई बार इसी तरह, जिस तरह से आज अमेरिका दावा कर रहा है हमने पूरी शक्ति ईरान की खत्म कर दी,
उसी तरह इजराइल कई बार कह चुका है कि हमने शायद लीडरशिप वाइप करके हिजबुल्लाह की उसकी ताकत ही खत्म कर दी। लेकिन ये एक हकीकत है कि हिजबुल्लाह के पास इस वक्त भी 50,000 से भी ज्यादा लड़ाकू है, जबकि करीब 20,000 से भी ज्यादा लड़ाकू उनके पिछले 3 साल के युद्ध के दौरान इजराइल के साथ मारे गए। और नहीं, सैन्य क्षमता भी है क्या? मैन पावर तो है कोई मौका अशरफ, मैन पावर तो है हिजबुल्लाह के पास, लेकिन क्या उसके पास असलहा, ड्रोन, हथियार? वो तो कहते हैं जखीरा सारा सीज हो गया, सारा उसको नष्ट कर दिया, और खासकर साउथ के पहाड़ों में जहां उसने छुपा रखे थे बंकर, वो जब ग्राउंड इन्वेजन किया इजराइल ने तभी खत्म कर दिया था। ये फायर पावर कहां से आ रही है? क्या अभी भी ईरान से उसे सप्लाई मिल रही है, या ये कहां से हो रहा है? ये एक रहस्य बना हुआ है। आशुतोष, आपको याद होगा कि कई बार जो है उन मिसाइल सिटीज का जिक्र, जब हसन नसरुल्लाह जिंदा थे तो उनका न सिर्फ जिक्र किया करता था हिजबुल्लाह, बल्कि उनकी तस्वीरें उन्होंने सार्वजनिक तौर पर की थी। और दूसरी जो सबसे बड़ी ताकत हिजबुल्लाह के पास थी वो ये थी कि उनको इतनी इंटेलिजेंस है इजराइल की, खासतौर से नॉर्दर्न इलाकों के एक एक चप्पे की। वो ड्रोन फुटेज भी उन्होंने जब युद्ध चल रहा था लेबनान में हिजबुल्लाह और इजराइल का, तब वो जारी किए थे। तो जो कल प्रहार किया है हिजबुल्लाह ने, एक जिसको हम कहते हैं कि अचानक जो एक वार छेड़ा है इजराइल के साथ, उसने ठीक है अशरफ, आपको रोक रहे हैं यहाँ पर। एक बड़ी खबर और आ रही है ईरान को लेकर के। अमेरिका का एक बड़ा दावा सामने आया है। ईरान को लेकर के अमेरिकी दावे हर दिन सामने आ रहे हैं। कभी वो कहता है कि ईरान के एमिनेशंस खत्म किए हैं, तो कभी कहता है ईरान की न्यूक्लियर पावर कमजोर की है। लेकिन अब अमेरिका कह रहा है कि ईरान की नेवल फोर्स को बड़ा झटका दिया है। 17 जहाजों को डुबा दिया गया है, एक सबमरीन तबाह हो गई है। उसी के साथ साथ हम आपको वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जो अनक्लासिफाइड है, जो अमेरिकी इस पूरे ऑपरेशन की तस्वीरें हैं। और अब एक बड़ा दावा कि ईरान की जो नेवल फोर्स है उसको बड़ा झटका दिया है। 17 बेड़े को उसको नष्ट कर दिया है, एक सबमरीन को नष्ट कर दिया है। प्रणय उपाध्याय भी हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रणय, हमने देखा था कि चाबहार के पास जो दूसरा पोर्ट है जहां ईरानी फ्लीट है, उसकी नेवल फ्लीट, उसकी तस्वीरें सैटेलाइट उन्होंने जा रही है। उसमें दिख भी रहा था कि नेवल फ्लीट का एक कोई डिस्ट्रॉयर संभवतः या फ्रिगेट है जो डूब रही है। क्या ईरान की नेवी की फ्रिगेट के पास इतने डिस्ट्रॉयर, इतने फ्रिगेट है? और अगर ऐसा है तो वो हार्मुज या वो एक ही जगह पर ही क्यों खड़े? उसका मूवमेंट उस एक इलाके के खास के बाहर क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? देखिए, ईरान का सबसे बड़ा पोर्ट जो है चाबार या बंदर अब्बास का जो क्षेत्र है, वो ईरान का की नेवी का सबसे प्रमुख केंद्र है। और आप देखें कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस से जो इस पूरे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के 4 मकसद जारी किए हैं, उसके अंदर ईरान की नेवी को डिस्ट्रॉय करना है। ईरान की नेवी को डिस्ट्रॉय करने के पीछे अमेरिका ये बताना चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और उस पूरे खाड़ी के क्षेत्र के अंदर ईरान जिस तरीके से अपनी ताकत दिखाता है, या जिसके ब्लॉकेड का जो खतरा दिखाता है, उसको हम न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। हम बेसिकली ईरान की इस ताकत को खत्म कर रहे हैं कि वो आगे ये दादागिरी कर सके। ये अमेरिका का दावा है। एडमिरल ब्रैड कूपर को अगर आप सुने तो उन्होंने कहा कि 24 घंटों के अंदर, यानी शुरुआती दौर में ही हमें ये जो बड़ी कामयाबी मिली है। आपको याद होगा जिस तस्वीर का आप जिक्र कर रहे हैं, वो जो है ईरान का जमरान क्लास का एक फ्रिगेट था, और उसको उन्होंने डिस्ट्रॉय करने का, डुबो देने का दावा पहले ही दिन किया था शुरुआती घंटों में। उसके बाद अब ये दावा सामने आया है अमेरिका की सेंट्रल कमांड का कि 17 जहाज डुबोए गए हैं। एक पनडुब्बी को डिसफंक्शनल बनाया गया है क्योंकि उसमें अब छेद हो चुका है। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि हमने अपने साथियों की, यानी जो सहयोगी देश हैं, उनके बचाव के लिए पहली बार प्रिसिशन स्ट्राइक मिसाइल का इस्तेमाल किया है। और साथ ही जो लूकस ड्रोन है, जिसका काफी जिक्र हो रहा है कि वो ईरान का ही डिजाइन था, शाहिद ड्रोन का, उसको अमेरिका ने रिवर्स इंजीनियरिंग करके खुद अब ईरान के खिलाफ उसका इस्तेमाल किया है। अच्छा, ये बताएं कि क्या सबमरीन पावर ईरान के पास है, और अगर वो है तो उसकी तैनाती के बारे में किसी तरह की जानकारी है? और अगर ऐसा है तो फिर इस संभावना से क्या इनकार किया जा सकता है कि जो हॉर्मुज स्ट्रेट है वहां पर अमेरिकी फ्लीट या जो मिनी नेटो अलायंस है उस तरह की कोई फ्लीट जाएंगी अपने ट्रेड इंटरेस्ट को बचाने के लिए? महत्वपूर्ण सवाल पूछा आपने आशुतोष। जी, ईरान के पास में करीब 20 सबमरीन जो है वो घोषित सबमरीन है कि 20 का सबमरीन पावर ईरान के पास में है। दूसरी बात यह है कि ईरान ने निश्चित रूप से अपने कई नेवल एसेट्स को सेग्रीगेट करके रखा होगा, दूसरी जगह पर भी स्थापित किया होगा। दूसरी बात, सबमरीन अंदर होती है, लेकिन अमेरिका का एंटी सबमरीन वॉरफेयर आप अच्छी तरीके से जानते हैं। अमेरिका के पास में वो क्षमताएं हैं जिसमें वो एंटी सबमरीन वॉरफेयर ऑपरेशन भी कर सकता है। इसीलिए अभी जो एक दावा किया गया है वो अमेरिका की सेंट्रल कमांड का, वो एक ही सबमरीन को डुबोने का दावा किया गया है। दूसरी, बाकी के जो सबमरीन्स हैं उन्हें ईरान ने क्या बाहर निकाला है, क्या वो अरब सागर में हैं या
वो हिंद महासागर के क्षेत्र में भेजी गई हैं, अभी इस बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से अगर अमेरिका ईरान की नेवल पावर को, उसकी नौसैनिक क्षमता को खत्म करने पर आया है, तो वो निश्चित रूप से उन्हें हंट डाउन करने की कोशिश करेगा। वो जहां भी है वहां उन्हें नष्ट करने की कोशिश की जाएगी अगर वो खतरा बनती है तो।